नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जो अपनी बात चल रही थी वो बात चल रही थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपन बात कर रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले सोर्स की। अब पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले सोर्स हैं उनको अपन ने दो कैटेगरी में या दो भागों में विभाजित किया था। पहले कौन से थे? पहले थे डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स मतलब प्रत्येक स्रोत। अब प्रत्येक स्रोतों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इनसे पृथ्वी की आंतरिक भाग के बारे में जितनी भी जानकारी मिलती है वो विश्वसनीय जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि उनको अपन डायरेक्ट देख रहे हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमी क्या थी? कमी ये थी कि जो पृथ्वी का कोर है 6371 किलोमीटर, लेकिन प्रत्यक्ष स्रोतों से अपने को जानकारी मिल रही थी 300 किलोमीटर तक, और वो भी ज्वालामुखी विस्फोट के आधार पर। तो इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जो जानकारी मिल रही है वो विश्वसनीय मिल रही है। लेकिन कमी क्या थी? कमी ये थी कि जो जानकारी मिल रही है वो बहुत कम मिल रही है। जबकि उसके बाद में अपन ने बात की थी इनडायरेक्ट सोर्स की। अब इनडायरेक्ट सोर्स की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनसे अपने को पृथ्वी के संपूर्ण भाग की जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन यह जानकारी साइंटिफिक स्टडी के ऊपर बेस होती है। मतलब किसी चीज का साइंटिफिक स्टडी करके यह अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है पृथ्वी का आंतरिक भाग इस अवस्था का होगा। तो अपन जो बात किसकी कर रहे थे? बात कर रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। आंतरिक संरचना की अपन बात कर रहे थे। और आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले सोर्स को अपन ने दो भागों में विभाजित किया था। एक तो प्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत, और दूसरा कौन सा था? दूसरा था अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? ये अभी मैंने आपको बताया ही है कि प्रत्येक स्रोतों से सीधी जानकारी मिलती है और अप्रत्यक्ष स्रोतों से अपने को अध्ययन बेस इंफॉर्मेशन मिलती है, स्टडी बेस इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। इसकी जो सबसे बड़ी कमी थी कि इसके बारे में प्रत्येक स्रोत है वो बहुत कम जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष स्रोत अपने को अधिक इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराते हैं। मतलब 300 किलोमीटर तक की इंफॉर्मेशन करवाते हैं, जबकि 6371 किलोमीटर क्या है? पृथ्वी का कोर है। तो इसके सामने ये जानकारी बहुत कम है। 6371 किलोमीटर। अगर प्रत्यक्ष स्रोतों की बात की जाए तो प्रत्यक्ष स्रोतों में अपन ने देखा था ज्वालामुखी को। अपन ने किसको देखा था? ज्वालामुखी को। अपन ने देखा था खनन को, माइनिंग को, और ड्रिलिंग को, प्रवेधन को, और अपन ने देखा था उल्का पिंडों के अध्ययन को। उल्का पिंडों के अध्ययन को। ये सारे के सारे जो सोर्स हैं वो अपन ने डायरेक्ट सोर्स में शामिल किए थे। जबकि इनडायरेक्ट सोर्सों की बात करें या अप्रत्यक्ष स्रोतों की बात करें तो इनमें अपन ने देखा था घनत्व, डेंसिटी को देखा था। अपन ने बाद में देखा था प्रेशर को। अपन ने देखा था टेम्परेचर को। अपन ने देखा था गुरुत्व विसंगति को। और पिछली क्लास में अपन ने देखा था भूकंप के आधार पर या भूकंप विज्ञान के आधार पर। तो जो अपनी पिछली क्लास हुई थी वो ये हुई थी कि जो भूकंप विज्ञान है
या जो भूकंपीय तरंगे हैं उनके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपने को क्या क्या जानकारी मिलती है। और भूकंप ये तरंगों का जब अध्ययन किया गया तो अपने को 3 प्रकार की तरंगे देखने को मिली थी। एक तो P और S तरंगे जो उच्च घनत्व वाली चट्टानों में चलती है, उच्च घनत्व वाली चट्टानों में मिलती है। इनकी दोनों की ही जो गति होती है वो सबसे ज्यादा होती है, गति सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में अपन ने एक और भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया था और उन भूकंपीय तरंगों को अपन ने P स्टार और S स्टार नाम दिया था। और P स्टार और S स्टार जो हैं इनकी जो गति है वो मध्यम होती है, मध्यम होती है, जबकि ये मध्यम घनत्व वाली चट्टानों में ही चलती हैं, मध्यम घनत्व वाली चट्टानों में अपने को देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और भूकंपीय तरंगों का पता चला था जिसको अपन ने PG और SG के नाम दिया था, PG और SG। ये सबसे कम घनत्व वाली चट्टानों में मिलती है, सबसे कम घनत्व वाली चट्टानों में मिलती है, जबकि इनकी जो गति होती है दोस्तों, इनकी जो गति होती है वो सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। तो इन भूकंपीय तरंगों की व्यवहार के आधार पर, चलने वाले घनत्व के आधार पर, गहराई के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परतों में विभाजित किया है। अपन ने यह भी देखा था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जितने भी साधन जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं उनमें सबसे विश्वसनीय जो जानकारी उपलब्ध कराते हैं वो कौन करवाते हैं? भूकंपीय तरंगे करवाती हैं या भूकंप विज्ञान कराती हैं। यहां तक अपन ने कल की क्लास में देखा था। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि भूकंपीय तरंगों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को कई विद्वानों ने विभाजित किया है। और इस विभाजन में अपन सबसे पहले देखेंगे एडवर्ड स्वेस के विभाजन को। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे दोस्तों? सबसे पहले अपन बात करेंगे एडवर्ड, बात किसकी करेंगे? पृथ्वी की आंतरिक परतों की, आंतरिक परतों की अपन आज बात करेंगे, ठीक है। और पृथ्वी की आंतरिक परतों में सबसे पहले जो विभाजन दिया गया था वो एडवर्ड स्वेस का विभाजन दिया गया था। एडवर्ड स्वेस, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखो, एडवर्ड स्वेस ने भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर पूरी पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया था। एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया था। 3 भागों में क्या किया था? विभाजित किया था। और ये 3 भाग कौन से थे? सियाल,
सीमा और निफे। ये तीन भाग कौन से थे दोस्तों? पहली जो परत थी वो सियाल थी, दूसरी परत कौन सी थी? सीमा थी, और तीसरी परत कौन सी है? निफे है। तो पहली चीज, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का या आंतरिक संरचना की परतों का सबसे पहले विभाजन किसने किया था? एडवर्ड स्वेस ने किया था। एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को तीन परतों में विभाजित किया था, सियाल, सीमा और निफे। जो सियाल, सीमा और निफे, जो सबसे बाहरी परत है दोस्तों वो क्या कहलाई? वो कहलाई सियाल। जो सबसे बाहरी परत है वो क्या कहलाई? वो कहलाई सियाल। जबकि मध्यवर्ती परत को क्या कहा गया? मध्यवर्ती परत को कहा गया सीमा। मध्यवर्ती परत को क्या कहा गया? मध्यवर्ती परत को कहा गया सीमा। ठीक है। और सबसे आंतरिक जो परत है उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया निफे। यह विभाजन एडवर्ड स्वेस ने किया था। अब देखो, पृथ्वी के ऊपर जो सबसे बाहरी परत है, पृथ्वी के ऊपर जो सबसे बाहरी परत है, ये किसकी बनी हुई है? ये सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टानों की बनी हुई है। क्लियर है? अब इन अवसादी चट्टानों के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग में एडवर्ड स्वेस के अनुसार तीन परतें पाई जाती हैं। यहां तक क्लियर होगा? तो ये जो परत है ये है अवसादी चट्टानों की, अवसादी चट्टानों की, या इनको अपन परतदार चट्टानें भी बोल सकते हैं, या सेडिमेंट्री रॉक्स भी अपन इनको बोल सकते हैं। अब इन अवसादी चट्टानों के नीचे पृथ्वी में तीन परतें पाई जाती हैं। पहली परत कौन सी है? पहली परत है सियाल। पहली परत कौन सी है? सियाल। यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। जबकि दूसरी परत की बात की जाए तो दूसरी परत कौन सी है दोस्तों? दूसरी परत है निफे। दूसरी परत कौन सी है? निफे नहीं, दूसरी परत है सीमा। दूसरी परत कौन सी है? सीमा। जबकि सबसे आंतरिक परत कौन सी है? सबसे आंतरिक परत है निफे। सबसे आंतरिक परत कौन सी है? निफे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर होगा? अब अपन बात करेंगे इन परतों की विशेषताओं की, और सबसे पहले अपन बात करेंगे सियाल परत की, फिर सीमा परत की, फिर निफे परत की। यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब अपन बात किसकी करेंगे? अब अपन तीनों परतों की विशेषताओं की बात करेंगे। सबसे पहले परत अपन लेंगे सियाल। अब इसकी विशेषताओं को देखेंगे। सबसे पहली विशेषता तो यही है कि जो सियाल परत है ये सबसे बाहरी परत है। पहली परत कौन सी है? सियाल है, और ये सबसे बाहरी परत है। सबसे बाहरी परत है। अगर इसकी मोटाई या गहराई की बात करें तो ये 300 किलोमीटर या 30 से लेकर के 300 किलोमीटर तक की गहराई तक जो परत पाई जाती है, एडवर्ड स्वेस के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखना है कि आप जो गहराई है
उसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताई है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि ये स्वेस के अनुसार है। तो इस सियाल परत की जो गहराई बताई है वो 30 से 300 किलोमीटर बताई है। अपन ने ये भी देखा था कि अवसादी चट्टानों के नीचे कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? इग्निस रॉक पाई जाती हैं, आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। तो यहां कौन सी चट्टान पाई जाएगी? यहां ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाएंगी, ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाएंगी। देखो चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होकर के चलेगी। अगर यहां ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? इसकी डेंसिटी होगी 2.7। इसकी जो घनत्व होगा वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्लियर है? सियाल सबसे बाहरी परत है, इसकी जो गहराई है वो 300 किलोमीटर है, ये ग्रेनाइट चट्टानों की बनी है, और ये इसकी जो घनत्व है वो 2.7 है। और अगर विशेषताओं की बात करें, हाँ यहां मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि यहां ये ध्यान रखना, जब भी ग्रेनाइट की बात हो तो आपको डेंसिटी उसकी 2.7 से 2 पॉइंट कुछ जगह 8 मिल जाएगी या 2.9 मिल जाएगी। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइट का बना हुआ है। क्लियर है यहां तक? अब देखो बात करते हैं, सियाल जो परत है उसमें अम्लीय पदार्थों की अधिकता होती है। अम्लीय पदार्थों की अधिकता होती है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो सियाल परत है वो कैसी होती है? एसिडिक होती है। उसमें एसिड वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, अम्लीय तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं। और अम्लीय तत्वों में कौन कौन से होंगे? पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, एल्यूमिनियम होगा। तो इन पदार्थों की अधिकता होगी। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि सियाल में सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम, इन तत्वों की क्या होगी? प्रधानता होगी। तो यहां से इस टाइप से सियाल से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे ज्यादा एसिडिक परत कौन सी है? आंसर आ जाएगा सियाल। सियाल परत स्वेस के अकॉर्डिंग किसकी बनी है? ग्रेनाइट की बनी है। इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 2.7 होती है। तो इस हिसाब से इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। यहां तक क्लियर है? उम्मीद है कि जो सियाल परत है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन बात किसकी करेंगे? सीमा की बात करेंगे। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट जो परत है वो बात करेंगे अपन सीमा की। अच्छा, एक चीज का यहां और ध्यान रखना, सियाल है उसको अपन SiAl लिखेंगे। तो इसमें यह भी बोल सकते हैं कि सिलिका और एल्यूमिनियम तत्वों की सबसे ज्यादा प्रधानता होती है। एक पॉइंट ये भी अपन मेंशन कर सकते हैं कि जो सियाल है वो SiAl से बनी है, मतलब ये परत सिलिका और एल्यूमिनियम में की बनी है। इस परत में सिलिका व एल्यूमिनियम की प्रधानता सबसे ज्यादा होती है। प्रधानता सबसे अधिक होती है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट अपन बात किसकी करते हैं? अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं सीमा की, और इन्हीं पॉइंटों के ऊपर अपन बात करते हैं सीमा की। अब देखो, ये परत जो है ये सियाल के नीचे वाली परत है, तो इसको बोल सकते हैं कि ये मध्यवर्ती परत है।
पहला पॉइंट इसका क्या आ जाएगा, ये मध्यवर्ती परत है। क्लियर है। अब देखो, अगर आपको ये चीज याद हो गई तो इससे ही ये चीज अपने आप कनेक्ट मिल जाएगी। अगर इसकी गहराई की बात करें तो ये 300 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है। अगर सियाल ग्रेनाइट चट्टानों की बनी है तो ग्रेनाइट चट्टानों के नीचे कौन सी चट्टानें मिलती हैं आपको, बेसाल्ट चट्टानें मिलती हैं। तो ये बेसाल्ट चट्टानों की यहां क्या है, प्रधानता है। और अगर बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है तो दोस्तों इसकी जो डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, 3.5 होगी। अगर बेसाल्ट की बनी है तो इस परत का घनत्व कितना होगा, 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। अगर सियाल में अम्लीय पदार्थों की अधिकता है तो सीमा में क्षारीय पदार्थों की अधिकता होगी। सीमा में किन पदार्थों की अधिकता होगी, क्षारीय पदार्थों की अधिकता होगी। क्षारीय पदार्थों की अधिकता होगी, जैसे जैसे लोहा, जैसे कैल्शियम, जैसे मैग्नीशियम, जैसे मैग्नीशियम। क्लियर है। तो इसमें क्षारीय पदार्थों की अधिकता होगी। अब देखो, यह परत सीमा SI मतलब सिलिका, Ma मतलब मैग्नीशियम। तो इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा प्रधानता होगी। क्लियर है। तो इस परत में क्या होगी, इस परत में सिलिका व मैग्नीशियम की प्रधानता होगी। क्लियर है। ठीक है यहां तक। तीसरी परत क्या होगी, तीसरी परत होगी दोस्तों निफे। तीसरी परत क्या होगी, निफे। अब निफे है, इसकी क्या विशेषता लिखेंगे, इसकी विशेषता लिखेंगे यह सबसे आंतरिक परत है, आंतरिक परत है। इसमें इसकी जो गहराई है वो गहराई है 2900 से 6371 किलोमीटर तक, मतलब कोर तक। अगर इसमें चट्टानों की बात की जाए तो इसमें पेरिडोटाइट चट्टानों की अधिकता होती है। पेरिडोटाइट चट्टानों की इसमें क्या होती है, प्रधानता होती है। अगर निफे के डेंसिटी की बात करें दोस्तों तो इसकी डेंसिटी होती है 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये भी बोला जा सकता है कि सबसे उच्च घनत्व वाली जो चट्टान परत है वो कौन सी है, निफे परत है। क्लियर है। दूसरी अगर बात करें तो इसमें निकिल और फेरस की अधिकता होती है। इसमें निकिल व फेरस की अधिकता होती है, अधिकता होती है। क्लियर है यहां तक। तो ये कौन सी परतें हुई, ये एडवर्ड स्वेस के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक परतों का विभाजन है। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं, क्योंकि इनका विभाजन है वो मेन है। इसके बाद में जो दूसरा विभाजन से क्वेश्चन बनते हैं वो मॉडर्न थ्योरी से बनते हैं। ठीक है, उसकी भी अपन बात कर लेंगे। अब देखो, पृथ्वी की आंतरिक परतों का विभाजन सबसे पहले एडवर्ड स्वेस ने किया था।
एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 परतों में विभाजित किया था। 3 परत कौन सी हैं? सियाल, सीमा और नीफे। उसके बाद में अपन ने इनकी विशेषताओं की बात की थी कि इनकी डेंसिटी कितनी है, इनकी गहराई कितनी है, इनमें कौन से पदार्थों की अधिकता है। तो इन सब की जो अपन ने बात की थी वो इनकी विशेषताओं की बात की है। दूसरा जो अपन विभाजन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे होम्स का। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो दूसरे विभाजन की बात करते हैं। अब अपने को छोटी छोटी चीजें देखनी है। दूसरा जो विभाजन है वो किसका है? होम्स का विभाजन है। होम्स ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 2 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में विभाजित किया था? होम्स ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को आंतरिक भाग को 2 भागों में विभाजित किया है। विभाजित किया है, क्लियर है? और 2 भाग कौन सा है? पहला है ऊपरी परत, जिसको अपन बोलेंगे क्रस्ट, या अपन इसको बोलेंगे सियाल। और दूसरी परत कौन सी है? निचली परत। निचली परत, उसको अपन बोलेंगे अधः स्तर, सब स्ट्रेटम। और इसको बोलेंगे सीमा। यहां तक क्लियर है कि होम्स ने 2 भागों में विभाजित किया था, एक क्रस्ट और दूसरा अधः स्तर। होम्स ने यह भी बताया था दोस्तों कि जो क्रस्ट है ये ठोस पदार्थों का बना है। ये किसका बना है? ये ठोस पदार्थों का बना है। ठोस पदार्थों का बना है, जबकि जो निचली परत है ये द्रव अवस्था में है। ये कैसी अवस्था में है? ये द्रव अवस्था में है। और द्रव अवस्था में यहां मतलब था जैसे आपका तारकोल होता है, जैसे आपकी डामर होती है, उस टाइप से था। मतलब इतना ज्यादा भी तरल नहीं था कि तरल जैसा व्यवहार करे। और इसी के आधार पर होम्स ने कहा कि सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है। क्लियर है? ठीक है, इसी आधार पर होम्स ने क्या कहा कि सियाल सीमा पर तैर रहा है। तो इस स्टेटमेंट के साथ अपन ये भी अनुमान लगा सकते हैं, कि इसकी डेंसिटी क्या होगी? इसकी डेंसिटी कम होगी और इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी? अधिक होगी। तभी तो तैर रहा है। तो पहला विभाजन एडवर्ड स्वेस ने 3 भागों में विभाजित किया, फिर होम्स ने 2 भागों में विभाजित किया। होम्स के बाद में अपन बात किसकी करेंगे? होम्स के बाद में अपन बात करेंगे जेफ्रीज महोदय की। जेफ्रीज महोदय ने, अब जेफ्रीज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया। क्लियर है? और जेफ्रीज ने
चट्टानों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है। तो जेफ्रीज का जो आधार रखा गया था वो क्या रखा गया था? चट्टानों के आधार पे, चट्टानों के आधार पर। तो पहली चट्टान कौन सी थी, या पहली जो परत कौन सी थी? वो है ऊपरी परत। और कमेंट करो कि ऊपरी परत में कौन सी चट्टान मिलेगी। यहां से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, मध्यवर्ती परत और आंतरिक परत, या इसको अपन बोल सकते हैं केंद्रीय परत भी बोल सकते हैं, सेंट्रल लेयर, केंद्रीय परत। करो कमेंट। जो ऊपरी परत है, जो ऊपरी परत है वो किसकी बनी है? गुड, किसकी बनी है? ग्रेनाइट की बनी है। देखा ही था अपन ने। सबसे पहले सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद में ग्रेनाइट की, और उसके बाद में बेसाल्ट की। तो जो ऊपरी परत है वो किससे बनी है? ग्रेनाइट चट्टानों की बनी है। जबकि मध्यवर्ती परत डायोराइट, डायोराइट चट्टानों की बनी है। जबकि आंतरिक जो परत है वो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था पेरिडोटाइट चट्टानों की बनी है, जब अपन नीचे पढ़ रहे थे। तो कमेंट सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव टाइप की क्लास होगी या एमसीक्यू की जो क्लास होगी या जो टेस्ट सीरीज की क्लास होगी उसी में ही लिए जाएंगे, और उसी में ही थोड़ा बहुत आपसे कनेक्ट होंगे। यहाँ सिर्फ वही चीज है जो आपको पूछनी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसको मैं देख रहा हूँ, कमेंट में आपके बराबर देख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब अपन इसी चैप्टर की ये पूरा होने के बाद में इसके क्वेश्चन आंसर की जब क्लास लेंगे, लाइव ही लेंगे वो भी, और उसमें अपन आपसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेन बात यह है कि क्लास के बीच में कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। कंटिन्यूटी से पूरा का पूरा चैप्टर क्या एक स्टोरी की तरह आता है, और याद रखने में भी आसानी होती है। फिर यहां तक क्लियर है। तो पहला विभाजन किसका था? पहली विभाजन स्वेस का, फिर होम्स ने 2 परतों में, फिर जेफ्रीज ने 3 परतों में, और जेफ्रीज ने जो विभाजन किया था वो रॉक्स के आधार पर या चट्टानों के आधार पर किया था। क्लियर है। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं वो बात करते हैं डेली महोदय की। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे डेली महोदय की। अब जो डेली थे, डेली ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 4 भागों में विभाजित किया था। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 4 भागों में क्या किया था? विभाजित किया था। ठीक है। और यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो मेनली तो चांस है कि यहां से क्वेश्चन नहीं आता है। अगर लेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा वो या तो मॉडर्न थ्योरी से बनेगा या एडवर्ड स्वेस से बनेगा। यहां से क्वेश्चन बनेगा तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि किस विद्वान ने कितनी परतों में विभाजित किया है। तो डेली की 4 परतें कौन सी थी? लिथोस्फीयर, एस्थिनोस्फीयर, मीजोस्फीयर और सेंट्रोस्फीयर। क्लियर है। सिर्फ यही चीज याद रखना है कि जो ऊपरी परत होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे लिथोस्फीयर। फिर उसके नीचे जो
दुर्बलता मंडल होगा जो कुछ पिघली हुई अवस्था में रहेगी, उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन एस्थिनोस्फेयर बोलेंगे। यहां इस चीज का जरूर ध्यान रख लेना कि जो लिथोस्फेयर है ये कैसा होगा? ये ठोस होगा, ये ठोस होगा। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, जो क्रस्ट वाला भाग है, उसको अपन क्या बोलेंगे? लिथोस्फेयर बोलेंगे। दूसरा, क्रस्ट के नीचे जो पिघली हुई सी परत है, जो प्लास्टिक जैसी परत है, उसको अपन बोलेंगे एस्थिनोस्फेयर। हिंदी में उसको बोलेंगे दुर्बलता मंडल। अब ये दुर्बलता मंडल क्या होता है, इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे, यहां से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, मीसोस्फेयर, जो मध्यवर्ती परत होगी। अब इस परत का टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक होता है। और लास्ट वाली सेंट्रोस्फेयर, मतलब केंद्रीय परत या आंतरिक परत होगी। तो यहां तक क्या देखा है अपन ने? यहां तक अपन ने 4 विद्वानों का पृथ्वी की आंतरिक परतों का क्लासिफिकेशन देखा है। यहां मेनली जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो स्पेस के विभाजन को रखना है। दूसरा, अगर यहां से कोई अच्छा क्वेश्चन बन सकता है तो इनसे बन सकता है, लिथो, एस्थिनो, मीजो और सेंट्रोस्फेयर से 4 भागों में विभाजित किया था। इसके अलावा होम्स की बात की जाए तो होम्स ने 2 परतों में विभाजित किया था, क्रस्ट और अधः स्तर। होम्स ने भी क्या माना था कि जो क्रस्ट होता है वह कठोर होता है और क्रस्ट के नीचे की जो परत होती है वो पिघली हुई अवस्था में होती है। इसके बाद में जेफ्रीज महोदय ने पृथ्वी का विभाजन किया था चट्टानों के आधार पर और 3 चट्टानें बताई थी कि सबसे ऊपर ग्रेनाइट की चट्टान होगी, फिर डायोराइट की चट्टानें होगी, फिर पेरिडोटाइट की चट्टानें होगी। क्लियर है यहां तक? अब अपन पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जितने भी अभी तक विद्वानों ने क्लासिफिकेशन किया था उनको मिलाकर के एक संयुक्त सिद्धांत दिया गया था, एक कंबाइंड थ्योरी दी गई थी जो मॉडर्न थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। हाँ, क्लासें फिजिकल तक उसके ऊपर भी रहेगी, लेकिन कंप्लीट सिलेबस अपना एप्लीकेशन के ऊपर ही रहेगा। एप्लीकेशन के ऊपर अपना यूजीसी नेट और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैच चलते हैं। जिस किसी को भी जो लेना हो, किसी को भी अगर डेमो क्लास देखनी हो तो एप्लीकेशन के ऊपर खूब सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी है, अनलॉक पड़ी है, आराम से देख सकते हो। पूरी पारदर्शिता के साथ हमसे जुड़ो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। अब देखो, अब अपन बात किसकी करेंगे? अब अपन बात करेंगे आधुनिक सिद्धांत की। आधुनिक सिद्धांत। अब ये जो आधुनिक सिद्धांत है ये सबको मिला करके दिया गया है, तो इसमें लगभग सभी बातों को क्या है, समावेश करने की कोशिश की गई है। तो आधुनिक सिद्धांत के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखो, आधुनिक सिद्धांत के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। हाँ, ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। हाँ, इस चैप्टर की आज ये लास्ट क्लास होगी। एक क्लास और होगी, वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की होगी। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी क्लास होगी। वो क्लास यूट्यूब के ऊपर लाइव होगी।
टाइम आपको बता दिया जाएगा, लगभग जो फिक्स हुआ है टाइम वो 8:30 का हुआ है। अगर कोई ऊपर नीचे होता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन से आप जुड़े रहें, आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलती रहेगी। ठीक है, अब देखो, और वो 3 परतें कौन सी हैं दोस्तों? वो 3 परतें हैं, सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट, फिर है मेंटल, और फिर है कोर। फिर कौन सी है? कोर। तो आधुनिक सिद्धांत के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया गया है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये विभाजन एज इट इज स्वेस के विभाजन जैसा ही रहेगा, बस कुछ चीजें चेंज होगी, कुछ चीजें चेंज होगी। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले किसकी? सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? क्रस्ट की। फिर अपन बात करेंगे मेंटल की, फिर अपन बात करेंगे कोर की। ठीक है, करें बात। एक डायग्राम बनाते हैं, उसके साथ साथ ही अपन चीजों को पढ़ेंगे। ये क्या है? क्रस्ट, ये है मेंटल, और ये है कोर। पहले अपन थोड़ा सा इस डायग्राम के ऊपर ही चर्चा कर लेते हैं, है ना। देखो, जो क्रस्ट है उसके ऊपर आपने देखा था एक अवसादी परत की एक पतली सी परत होती है। ठीक है, एक अवसादी चट्टानों की एक पतली सी परत होती है, इसको बोला जाता है अवसादी चट्टानें। अब अवसादी चट्टानों से लेकर के 30 किलोमीटर तक क्या माना जाता है? क्रस्ट का भाग माना जाता है। अब ये जो क्रस्ट का भाग है ये किससे बना है? ये बना है दोस्तों ग्रेनाइट से। वो अपन डिटेल से बात करेंगे, तब बात कर लेंगे। 3 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक का जो भाग होगा वो क्या होगा? मेंटल होगा। और मेंटल को भी भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक परत होगी 30 से लेकर के 200 तक, यहां लिख रहा हूं मैं। एक परत होगी 30 से लेकर 200 तक, एक परत होगी 200 से लेकर के 700 तक, और एक होगी 2900 तक। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कोर की। और कोर को भी बांटा गया है दोस्तों 2 भागों में। ये है 5150 किलोमीटर, और ये केंद्र होगा 6373 किलोमीटर। सबके आगे किमी रहेगा। तो इस हिसाब से पृथ्वी के आंतरिक भागों को विभाजित किया गया है आधुनिक सिद्धांत के आधार पर। तो सबसे पहले अपन एक एक की अब बात करेंगे, और इस डायग्राम के आधार पर उसकी थ्योरी की विशेषताओं की अपन बात करेंगे। देखो, अवसादी चट्टानों के नीचे स्थित है, अवसादी चट्टानों के नीचे स्थित है। पहली बात, इसमें चलो इसकी गहराई की बात कर लेते हैं पहले। इसकी जो गहराई होती है वो औसत गहराई होती है 30 किलोमीटर। अब यहाँ ध्यान रखना दोस्तों कि इस गहराई को अपने को 3 तरीके से देखना होगा। अब आपको अगर ये पूछा जाए कि औसत गहराई कितनी है, तो औसत गहराई है क्रस्ट की 30 किलोमीटर। अब 30 किलोमीटर को आपको विभाजित करना है अलग अलग तरीके से। कैसे?
महाद्वीपों पर गहराई, महाद्वीपों पर जो गहराई होगी वो कितनी होगी? 40 किलोमीटर। और महाद्वीपों में भी पर्वतों के नीचे कितनी होगी? पर्वतों के नीचे होगी 60 से 70 किलोमीटर। और दूसरी है महासागरों के, महासागरों पर गहराई, महासागरों पर गहराई होगी 5 से 10 किलोमीटर। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बहुत ध्यान से और बहुत आराम से चीजों को समझना। टॉपिक ये बहुत आसान लगेगा। ठीक है यहां तक? अब देखो, अगर यहां अपन बात करें, महाद्वीपों जो है वो दो चट्टानों से बने हैं। एक तो अवसादी, एक तो अवसादी और दूसरा ग्रेनाइट। क्लियर है? महाद्वीप जो हैं वो मुख्य रूप से दो चट्टानों के बने हैं। मुख्य रूप से तो ग्रेनाइट के बने, लेकिन ग्रेनाइट के ऊपर किसकी परत है? ग्रेनाइट के ऊपर परत है सेडिमेंट्री रॉक्स की। जबकि जो महासागरीय क्रस्ट है वो किसका बना है? वो बना है बेसाल्ट का, वो बना है बेसाल्ट का। यहां तक चीजें क्लियर है? सबसे पहले आधुनिक सिद्धांत के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। जो क्रस्ट है वो अवसादी चट्टानों के नीचे स्थित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसकी गहराई औसत 30 किलोमीटर है। और गहराई को अपन 2 भागों में विभाजित करेंगे। महाद्वीपों पर गहराई ज्यादा है और महासागरों पर मोटाई कम है। और महाद्वीपों पर भी पर्वतों के ऊपर मोटाई सबसे ज्यादा है। यहां तक क्लियर है? अगर अब अपन बात करें इसके घनत्व की, अब अपन बात करें इसके घनत्व की, तो इसका घनत्व कितना है दोस्तों? अगर यहां ग्रेनाइट चट्टान की बात हो रही है तो ग्रेनाइट चट्टान की जो डेंसिटी होगी वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी, जबकि बेसाल्ट चट्टान की 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? गहराई, हाँ ठीक है, पर्वतों के नीचे ज्यादा होगी। अब देखो, घनत्व की बात करें तो यहां जो महाद्वीपों का क्रस्ट होगा, महाद्वीपों के क्रस्ट की जो डेंसिटी होगी वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी, जबकि महासागरीय क्रस्ट की, महासागरीय क्रस्ट की जो डेंसिटी होगी वो 3.0 से 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब यहां एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यहां जो गहराई है, इस डायग्राम के थ्रू ही पूछता हूं मैं। ये लो, ये भाग किसका है? ये भाग है सागरीय और ये भाग है महाद्वीपीय। अब देखो दोस्तों, महाद्वीपीय क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो है कम, जबकि महासागरीय क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो क्या है? ज्यादा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कल जो अपन ने पढ़ा था कि जहां क्रस्ट में भिन्नता आती है वहां भूकंपीय तरंगें जो होती हैं उनमें भी व्यवधान उत्पन्न होता है।
उनमें भी क्या होता है, व्यवधान उत्पन्न होता है, और उसी व्यवधान को कहा जाता है डिसकंटिन्यूटी, उसको कहा जाता है असंबद्धता। मेरी बात को समझे? अभी जो नेक्स्ट अपन लास्ट जो अपना पॉइंट रहेगा वो डिसकंटिन्यूटी का ही रहेगा। अब डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, कोई चीज कंटिन्यू चल रही है, जब उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाए डिसकंटिन्यूटी है, और उसी को ही अपन क्या बोलेंगे, असंबद्धता बोलेंगे। और इस डिसकंटिन्यूटी की खोज किसने की थी, इस डिसकंटिन्यूटी की खोज की थी दोस्तों कोनार्ड महोदय ने। किसने की थी, कोनार्ड महोदय ने की थी। तो इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। तो यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यह बन जाता है कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, तो कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी है। क्यों बनी है, डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से बनी है। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो कौन सी डिसकंटिन्यूटी होगी दोस्तों, कोनराड असंबद्धता होगी। खैर असंबद्धता के बारे में अपन आगे भी बात करेंगे, अलग से बात करेंगे। तो ये बात किसकी थी, ये बात थी क्रस्ट की। उम्मीद है कि आपको ये चीज बहुत आसानी से समझ में आई होगी। अवसादी चट्टानों के नीचे का जो भाग होगा वो क्रस्ट होगा। क्रस्ट की जो औसत मोटाई है वो 30 किलोमीटर होगी। महाद्वीपों के ऊपर ज्यादा होगी, महासागरों पर कम होगी। लेकिन महाद्वीपों का जो डेंसिटी होगा वो कम होगा, जबकि महासागरीय क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी। इस वजह से ध्यान देना, इस वजह से पी तरंगों की गति महाद्वीपीय क्रस्ट में कम और महासागरीय क्रस्ट में अधिक होगी। ठीक है, यह चीज आपको स्टेटमेंट देके भी पूछी जा सकती है दोस्तों, और बहुत अच्छे तरीके से स्टेटमेंट यहां बनता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। क्लियर है? तो ये बात थी क्रस्ट की। अब जो 30 किलोमीटर है उससे लेकर के 2900 किलोमीटर तक का जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मेंटल। ठीक है, यहां तक बढ़े आगे। अब देखो दूसरा जो परत है दोस्तों वो कौन सी है, वो है मेंटल। अब देखो ऊपरी भाग किसका था, क्रस्ट का था। अपन पर्टिकुलर जो लेयर है उसी के ही ऊपर बात कर लेते हैं। यहां भाग किसका था, यह भाग था क्रस्ट का। और यहां कितने किलोमीटर थी, 30 किलोमीटर। और 30 किलोमीटर से यहां कितना है, 2900 किलोमीटर। और 2900 किलोमीटर है तो यह भाग क्या कहलाएगा, मेंटल कहलाएगा। क्लियर है? अब देखो, अब अपन बात करते हैं मेंटल की और इसकी विशेषताओं की। तो पहली विशेषता क्या है, पहली विशेषता तो यही है कि क्रस्ट के नीचे वाली परत को क्या कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है। मेंटल की जो मोटाई है वो है 30 से 2900 किलोमीटर, या 30 से 2900 किलोमीटर वाला भाग क्या होगा, मेंटल का होगा। लेकिन यहां ध्यान ये रखना है दोस्तों कि भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर मेंटल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये चीज यहां लिखो, भूकंपीय तरंगों के आधार पर मेंटल को तीन भागों में विभाजित किया गया है। अब इस चीज को समझना एक बार।
अब इस चीज को अच्छे से समझना। अब देखो दोस्तों, ये भाग किसका था? ये भाग था क्रस्ट का। ये भाग किसका था? ये भाग था क्रस्ट का। देखो बहुत ध्यान से समझना। ये भाग किसका था? ये क्रस्ट का था। और इसकी अगर मोटाई की बात करें तो इसकी मोटाई कितनी थी? एवरेज ही लिख रहा हूं मैं यहां, 30 किलोमीटर। ठीक है। अब 30 किलोमीटर में भी क्या थी? इसकी जो डेंसिटी थी वो 2.7 थी, और यहां की जो डेंसिटी थी इस भाग की, इस भाग की जो डेंसिटी थी वो 3 या 3.5 थी। अब यहां दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से यहां एक डिसकंटिन्यूटी का जन्म हो रहा था। यहां एक डिसकंटिन्यूटी का जन्म हो रहा था, और वो डिसकंटिन्यूटी कौन सी थी? कोनराड असंबद्धता। क्लियर है? वो डिसकंटिन्यूटी कौन सी थी? कोनराड असंबद्धता थी। अब देखो, यहां से लेकर के यहां तक वाला भाग जो कितनी गहराई तक है? 2900 किलोमीटर तक। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? ये वाला भाग कहलाएगा दोस्तों मेंटल, मतलब मध्यवर्ती परत। अब इस परत को भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। अब जैसे ही 30 किलोमीटर से नीचे आते हैं और 200 किलोमीटर तक आपको क्या देखने को मिलता है? 200 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलता है एस्टेनोस्फीयर। यहां आपको क्या देखने को मिलता है? यहां आपको देखने को मिलता है दुर्बलता मंडल। ये वाला जो भाग है वो क्या है दोस्तों? दुर्बलता मंडल। मतलब इसको ही बोलेंगे एस्टेनोस्फीयर। क्लियर है? अब इसको दुर्बलता मंडल क्यों बोला जाता है? देखो, यहां पी तरंगों की गति कम थी। समझना पूरी कहानी को ध्यान से। यहां पी तरंगों की गति कम थी क्योंकि डेंसिटी कम थी। लेकिन जैसे ही यहां पहुंची, जैसे ही बेसाल्ट चट्टानों में पहुंची, तो उसकी डेंसिटी क्या है? हाई हो गई। और अपन ने कल बात की थी कि जो पी वेव होती हैं वो हाई डेंसिटी होगी तो तेज चलेंगी। तो यहां पहुंची तो जैसे ही तेज चली तो एक डिसकंटिन्यूटी का जन्म हुआ, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। और जैसे ही वो तरंगे यहां पहुंची, मतलब एस्टेनोस्फीयर में पहुंची, तो उनकी गति अचानक से क्या हो गई? कम हो गई। उनकी गति अचानक से कम होने के कारण इसको क्या कहा गया? निम्न गति का मंडल कहा गया। इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया दोस्तों निम्न गति का मंडल। क्या कहा गया? निम्न गति का मंडल। इसको कहा गया जोन ऑफ लो वेलोसिटी। अब क्यों कहा गया? क्योंकि यहां भूकंपीय तरंगों की जो गति है वो अचानक से कम हो जाती है, और कम हो जाती है तो इस वजह से ही इसको कहा गया निम्न गति का मंडल। अगर इसी चीज को दूसरे तरीके से देखा जाए तो यहां की जो चट्टानें होती हैं वो पिघली हुई अवस्था में होती है। यहां की चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं, मतलब प्लास्टिक जैसी अवस्था में होती हैं। तो
इस वजह से यहाँ की चट्टानें कमजोर होती हैं और कमजोर होने की वजह से इसको कह दिया जाता है दुर्बलता मंडल। ठीक है, और इसी को ही क्या बोल दिया जाता है, इसी को ही बोल दिया जाता है मैग्मा भंडार, मैग्मा चेंबर। अब यहीं से क्या है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो मैग्मा बाहर निकलता है, लावा बाहर निकलता है। अब इस डायग्राम को देख करके यह भी लग रहा होगा कि महासागरों में ज्वालामुखी विस्फोट ज्यादा क्यों होते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी जो क्रस्ट की मोटाई है वो कम है, जबकि पर्वतों के ऊपर क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार कम होते हैं। चीज समझ में आई? तो इसको दुर्बलता मंडल या निम्न गति का मंडल कहा जाता है। लेकिन जैसे ही यहां डिसकंटिन्यूटी का जन्म होता है उसको कहा जाता है मोह असंबद्धता, मोह असंबद्धता। ठीक है, बाकी असंबद्धता के ऊपर अभी अपन लास्ट में बात कर ही लेंगे, और यहां समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो मोह असंबद्धता किन किन के बीच है? मोह असंबद्धता है क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य, या बोल सकते हैं कि महासागरीय क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य। तो अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो इन चीजों को यहां मेंशन कर सकते हो, और डायग्राम के साथ मेंशन करोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों मध्य मंडल। इसको कहा जाता है मध्य मंडल, और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है निचला मेंटल। अब यहां और यहां मतलब मध्य मंडल की डेंसिटी और निचले मेंटल की डेंसिटी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। इस वजह से यहां एक और असंबद्धता का जन्म होता है जिसको कहा जाता है रेपेटी असंबद्धता, रेपेटी असंबद्धता। रेपेटी असंबद्धता, क्लियर है? तो अब यहां देखो, इस भाग को क्या कहा जाता है, ध्यान से समझना। इस भाग को कहा जाता है आउटर कोर। आउटर कोर मतलब 30 से लेकर के 700 किलोमीटर तक वाले भाग को, यहां से लेकर के यहां तक वाले भाग को आउटर कोर नहीं, सॉरी, आउटर मेंटल क्या कहा जाता है, बाह्य मेंटल। और इस भाग को क्या कहा जाता है, इस भाग को कहा जाता है इनर मेंटल। इस भाग को क्या कहा जाता है, इनर मेंटल। तो यहां क्वेश्चन क्या बन जाता है कि बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल को अलग करने वाली असंबद्धता कौन सी है, रेपेटी असंबद्धता है। क्लियर है यहां तक? तो ये सारी की सारी किसकी विशेषताएं थी, ये सारी की सारी विशेषताएं थी मेंटल की। तो इसको अपन और तरीके से भी लिख सकते हैं कि मेंटल मोह असंबद्धता से लेकर के यहां गुटेनबर्ग असंबद्धता होती है, असंबद्धता होती है, और इससे नीचे वाला जो भाग है वो कोर कहलाएगा। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता तक वाले भाग को क्या कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है। यहां अपन ये भी बोल सकते हैं कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर मेंटल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्लियर है? या अपन ये भी बोल सकते हैं दुर्बलता मंडल से लेकर के गुटेनबर्ग तक का भाग किसी भी तरीके से, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसकी थ्योरी या इसका कॉन्सेप्ट आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, अपने हिसाब से भी बना सकते हैं।
उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो यहां तक कितनी डिसकंटिन्यूटी हो गई? यहां पहली कोनराड ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य, या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशियनिक क्रस्ट के बीच में, फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोह असंबद्धता, आउटर मेंटल और इनर मेंटल के मध्य रेपिटी असंबद्धता, और कोर और मेंटल के मध्य गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्लियर है? बाकी विशेषता इसमें वही रहनी है जो अपन ने स्वेस के विभाजन में पढ़ा था। नेक्स्ट अपन बात किसकी करेंगे? नेक्स्ट अपन बात करेंगे कोर की। कोर की, और कोर की क्या विशेषता है देखते हैं उसी डायग्राम के साथ। अरे भाई, ये क्या है दोस्तों? ये है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। यहां क्या हो जाता है? 30 किलोमीटर। ये है क्या है? क्रस्ट है, ये है मेंटल है, और ये वाला जो भाग है वो क्या होगा? कोर होगा। क्लियर है? अब देखो, यहां तक अपन ने कौन सी असंबद्धता देखी थी? यहां तक देखी थी दोस्तों गुटेनबर्ग, या इसको बोल देंगे विचर्ट असंबद्धता। विचर्ट असंबद्धता। तो यह भी बोला जा सकता है। अब देखो, इसकी थ्योरी क्रिएट करते हैं, और ये कहां तक है दोस्तों? ये है 6371, और गहराई हमेशा किलोमीटर में लिखेंगे। चलो इसकी विशेषताएं लिखते हैं। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, पृथ्वी की सबसे क्या है दोस्तों? आंतरिक परत है। उसके बाद में अपन बात करें तो किसकी बात करेंगे? ये भी बोल सकते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता से लेकर के केंद्र तक भाग क्या होगा? कोर होगा। ये भी बोल सकते हैं कि भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है, और दो भाग कौन से हैं? वो ही आउटर कोर और आंतरिक कोर। आंतरिक कोर। और ये विभाजन 5150 किलोमीटर से किया गया। ठीक है, क्लियर है? यहां तक इसकी विशेषताएं क्लियर है। इसकी अगर डेंसिटी की बात की जाए तो इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है दोस्तों? इसका जो घनत्व है वो है 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें निकिल और फेरस की अधिकता है। निकिल और फेरस की अधिकता है। अब यहां देखो,
यहां जो गुटेनबर्ग या विचर्ट असंबद्धता थी ये किनके मध्य थी? ये मध्य थी मेंटल और कोर के मध्य, या ये भी बोल सकते हैं निचला मेंटल और आउटर कोर के मध्य। लेकिन यहाँ की और यहाँ की डेंसिटी में भी डिफरेंस होने की वजह से यहाँ एक और असंबद्धता का जन्म होता है जिसको बोलते हैं लेहमैन असंबद्धता। लेहमैन असंबद्धता। क्लियर है यहां तक? तो ये बात किसकी हुई? ये बात हुई कोर की। ये बात किसकी हुई? ये बात हुई आधुनिक मत की। ये बात हुई पृथ्वी के आंतरिक संरचना की। अब कमेंट कर दो फटाफट, यहां तक क्लियर आ गई? क्लियर हो गया है तो एक बार अपन डिसकंटिन्यूटी देख लेते हैं। खैर देख तो चुके ही अपन, लेकिन एक बार और देख लेते हैं क्योंकि वहां से अच्छे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या देखा है? पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपन ने देखा था। फिर भूकंप जो विज्ञान है, यहां से अपना आज चैप्टर शुरू हुआ था कि भूकंप विज्ञान के आधार पर या भूकंपीय तरंगों के आधार पर अलग अलग विद्वानों ने पृथ्वी को अलग अलग तरीके से विभाजित किया था, जिसमें पहला विभाजन अपन ने एडवर्ड स्वेस का देखा था। एडवर्ड स्वेस ने 3 भागों में विभाजित किया था। दूसरा जो विभाजन है, फिर इनकी विशेषताएं अपन ने देखी थी। फिर दूसरा जो विभाजन है वो होम्स का था और होम्स ने 2 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, फिर तीसरा विभाजन जेफ्रीज का था। जेफ्रीज ने 3 भागों में विभाजित किया था। आधार क्या रखा था? रॉक्स को रखा था। और फिर डेली महोदय ने कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया था, लिथो, एस्टिनो, मीजो और सेंट्रोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद में आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत और जो स्वेस का विभाजन है वो लगभग मिलता जुलता सा ही है, लेकिन कुछ चीजें अलग है, उसकी अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब अपन बात किसकी करेंगे? अब अपन बात करेंगे असंबद्धता की, डिसकंटिन्यूटी की। अब अपन बात करेंगे असंबद्धता की। देखो, असंबद्धता क्या होती है या डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? अगर कोई चीज कंटिन्यू चलती आ रही है और उसमें अगर व्यवधान उत्पन्न हो जाए तो उसको डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई धावक जमीन के ऊपर तेज दौड़ रहा है, लेकिन जैसे ही पानी आएगा तो थोड़ी सी क्या है, झिझक खा जाएगा, थोड़ा सा उसका जो भागने की जो स्पीड है उसमें चेंज आ जाएगा। वही क्या होती है? वही डिसकंटिन्यूटी होती है। और यही चीज होती है पृथ्वी की आंतरिक परतों में। क्या होता है? जैसे कोई भूकंपीय तरंग अगर चल रही है तो यहां अगर किसी चीज के कारण से व्यवधान हो गई तो ये व्यवधान ही क्या कहा जाता है? ये व्यवधान ही डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। ये व्यवधान ही असंबद्धता कहलाती है। और इसके आधार पर पृथ्वी के घनत्व के बारे में पता किया जा सकता है, या पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस तरीके की चट्टानें हैं उनका पता किया जा सकता है। डिसकंटिन्यूटी होने का मतलब है आंतरिक भाग की चट्टानों में डेंसिटी में भिन्नता, या उनके केमिकल कंपोजिशन में भिन्नता, या उनके व्यवहार में भिन्नता। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता 2 परतों के बीच में एक संक्रमण क्षेत्र होता है जो दोनों की विशेषताओं को अलग करता है। क्लियर है? चलो लिखो,
असंबद्धता क्या है? असंबद्धता भूकंपीय तरंगों में होने वाला व्यवधान असंबद्धता कहलाता है। असंबद्धता कहलाता है। अब ये जो व्यवधान है ये कई वजह से हो सकता है। ये घनत्व की वजह से हो सकता है, घनत्व की वजह से हो सकता है, चट्टानों में अलग अलग रासायनिक संगठन की वजह से हो सकता है, रासायनिक संगठन की वजह से हो सकता है, चट्टानों के व्यवहार के आधार पर हो सकता है, चट्टानों की अवस्था से हो सकता है। क्लियर है? अब जो असंबद्धता है ये एक प्रकार का संक्रमण क्षेत्र होता है। ये एक प्रकार का संक्रमण क्षेत्र होता है जो दो परतों को अलग करता है। अलग करता है। क्लियर है? डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? अब अपन बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी कौन कौन सी होती हैं उसकी। एक तरफ तो अपन चलेंगे। ये क्या है? ये है दोस्तों पहली परत। ये कौन सी है? पहली परत। और इस परत में ये क्या है? ये है महाद्वीपीय क्रस्ट। ये क्या है? महाद्वीपीय क्रस्ट। ध्यान से समझना। और महाद्वीपीय क्रस्ट किसका बना होता है? ग्रेनाइट का बना होता है। जबकि ये क्या है? ये है महासागरीय क्रस्ट। महासागरीय क्रस्ट। और ये किसका बना होता है? ये बना होता है बेसाल्ट का। अब इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 3.0 से 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है? जबकि इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब ये क्या है? ये है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत और जिसकी गहराई कितनी है दोस्तों? एवरेज गहराई की ही बात करेंगे। एवरेज गहराई है इसकी 30 किलोमीटर। जबकि यहां तक गहराई कितनी है? 70, यहां है 40, यहां है 10। आगे किलोमीटर सब में ही लगना है। यहां किलोमीटर। ये भाग क्या है? ये भाग है पर्वत, ये भाग है महाद्वीप और ये भाग है महासागर। क्लियर है यहां तक? अब देखो यहां की डेंसिटी अलग है, यहां की डेंसिटी अलग है और दोनों की डेंसिटी अलग होने के कारण यहां एक डिसकंटिन्यूटी, यहां एक असंबद्धता का जन्म होता है। और इस असंबद्धता की खोज कोनराड महोदय ने की थी। इस वजह से इसको कहा गया कोनराड असंबद्धता। इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया कोनराड
असंबद्धता। क्लियर है? तो पहली असंबद्धता कौन सी हुई? कोनराड असंबद्धता। किन किन के बीच में हुई? ये हुई क्रस्ट और क्रस्ट, लेकिन दोनों क्रस्ट अलग अलग है। एक महाद्वीपीय क्रस्ट है और एक महासागरीय क्रस्ट है। क्लियर है? अब देखो इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया दोस्तों क्रस्ट। अब देखो 30 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर वाला जो भाग कहलाएगा, ये भाग क्या कहलाएगा? ये भाग कहलाएगा मेंटल। ठीक है, ये भाग क्या कहलाएगा? ये भाग कहलाएगा मेंटल। ठीक है, अब देखो भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर मेंटल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। और भूकंपीय तरंगों की गति का मतलब है वहां व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। वहां क्या हो रहा है? वहां व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। और सबसे पहले व्यवधान उत्पन्न होता है कहां पर? इस भाग में। और यहां कितनी गहराई है? यहां गहराई है दोस्तों ये 200 किलोमीटर। और फिर एक जो विभाजन किया गया था वो किया गया था 700 किलोमीटर पर। अब देखो ये जो भाग है, ये जो भाग है इसको कहा गया दुर्बलता मंडल। इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया दुर्बलता मंडल। इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया दुर्बलता मंडल, या इसको कहा गया एस्टेनोस्फीयर। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों? देखो जैसे ही यहां भूकंपीय तरंगों की गति कम थी, इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि यहां का घनत्व कम था और यहां का घनत्व अधिक था। तो अधिक घनत्व में भूकंपीय तरंगों की गति क्या होगी? तेज होगी। और भूकंपीय तरंगों की यहां कम यहां तेज, तो यहां क्या जन्म हुआ? एक डिसकंटिन्यूटी का जन्म हुआ। और उसी को ही बोल दिया गया कोनराड असंबद्धता या कोनराड डिसकंटिन्यूटी। जैसे ही यहां भूकंपीय तरंगों की गति ज्यादा होती है और जैसे ही इस क्षेत्र में पहुंचती है तो उनकी गति अचानक से कम हो जाती है। उनकी गति अचानक से कम हो जाती है। और अचानक से कम होने की वजह से इसको कहा गया दुर्बलता मंडल। इसको क्या कहा गया? इसको दुर्बलता मंडल कहा गया। अब दुर्बलता मंडल क्यों कहा गया वो तो सेपरेट बात करेंगे, लेकिन यहां एक और डिसकंटिन्यूटी का जन्म होता है। यहां एक और डिसकंटिन्यूटी का जन्म होता है और वो होता है मोह असंबद्धता। मोह असंबद्धता। ठीक है, तो दूसरी डिसकंटिन्यूटी कौन सी निकल करके आई? दूसरी डिसकंटिन्यूटी निकल करके आई मोह असंबद्धता, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में स्थित है। जो एक मिनट, सेल थोड़े वीक हो गए भाई। हाँ, तो जो सेल हैं वो डिस हो गए थे, तो वापिस से एक बार अपन रिपीट कर देते हैं कि यहाँ क्या है? भूकंपीय तरंगों की गति अचानक से कम हो जाती है और अचानक से कम होने की वजह से यहाँ एक और डिसकंटिन्यूटी का जन्म होता है और उसको कहा गया मोह असंबद्धता।
और ये मोह असंबद्धता क्या है, ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य मोह डिस्कंटिन्यूटी है। क्लियर है। अब अपन यहां ये भी बात कर लेते हैं कि इसको दुर्बलता मंडल क्यों कहा जाता है। क्यों, पहली बात तो यह है कि यहाँ की चट्टानें पिघली हुई अवस्था में रहती हैं और पिघली हुई अवस्था में रहने के कारण यहाँ की चट्टानें कमजोर होती हैं, और कमजोर होती हैं तो इस वजह से इसको कहा गया दुर्बलता मंडल। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है निम्न गति का मंडल। निम्न गति का मंडल, इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है जोन ऑफ लो वेलोसिटी। अब निम्न गति का मंडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां भूकंपीय तरंगों की गति अचानक से कम हो जाती है, अचानक से कम हो जाती है। क्लियर है। अब देखो इसको क्या कहा गया, फिर इसको कहा गया मध्य मंडल। और यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां से लेकर के यहां तक ये कौन सा है, ये है बाहरी मेंटल। ये क्या है, बाहरी मेंटल। और यहां से लेकर के यहां तक क्या है, ये है आंतरिक मेंटल। आंतरिक मेंटल। तो बाहरी मेंटल और आंतरिक मेंटल के मध्य एक और डिस्कंटिन्यूटी का जन्म होता है, वो है रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी। वो कौन सी आ जाएगी यहां दोस्तों, वो आ जाएगी यहां रेपेटी असंबद्धता। इसके बारे में अपन क्या बोलेंगे कि किस किस के मध्य है, ये है आउटर कोर, सॉरी बाहरी मेंटल, आउटर मेंटल और इनर मेंटल के मध्य कौन सी है, रेपिटी असंबद्धता है। यहां तक क्लियर है। पहली कॉनराड, दूसरी मोह, तीसरी रेपिटी। और आगे क्या होता है, आगे होता है दोस्तों, यहां क्या आ जाता है, यहां से शुरू हो जाता है कोर। यहां से क्या चीज शुरू हो जाती है, यहां से शुरू हो जाती है कोर। यहां से शुरू क्या हो जाता है, यह वाला भाग है क्या कहलाएगा, ये वाला भाग कोर कहलाएगा। तो यहां की डेंसिटी और यहां की डेंसिटी में डिफरेंस होता है। यहां भी भूकंपीय तरंगों की गति में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, और ये परिवर्तन किसने खोजा था, ये परिवर्तन खोजा था गुटेनबर्ग महोदय ने। तो इसको क्या कहा गया दोस्तों, गुटेनबर्ग असंबद्धता। इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया गुटेनबर्ग असंबद्धता। अब ये जो गुटेनबर्ग असंबद्धता है, ये किन किन के बीच में है, ये बीच में है इनर मेंटल और आउटर कोर। अब भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर कोर को भी दो भागों में विभाजित किया गया। एक है आउटर कोर, ये क्या है, बाहरी कोर, और ये है आंतरिक कोर। आंतरिक कोर। और यहां कितना है, 6371 किलोमीटर, जो पृथ्वी का केंद्र है, जो पृथ्वी का क्या है, केंद्र है। तो कोर को भी भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया। अब ये जो भारी कोर है, ये थोड़ा सा क्या है, प्लास्टिक अवस्था में है।
ये कैसा है, प्लास्टिक अवस्था में है, जबकि ये अत्यधिक ठोस है। तो यहां की डेंसिटी में भी क्या है, डिफरेंस है। यहां की डेंसिटी में भी डिफरेंस है। यहां भी एक डिसकंटिन्यूटी जन्म लेती है, यहां भी एक डिसकंटिन्यूटी क्या लेती है, जन्म लेती है। और इस डिसकंटिन्यूटी की खोज किसने की थी, लेहमैन ने की थी। तो इसको बोलेंगे लेहमैन असंबद्धता, असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता। क्लियर है। तो ये सारी की सारी क्या है, भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर बनने वाली असंबद्धताएं है। उम्मीद है कि इस एक ही डायग्राम से आपको सारी की सारी डिसकंटिन्यूटी समझ में आ गई होगी। इसको भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं। इसको तो बोलेंगे बाहरी कोर 2900 से लेकर के 5150 और 5150 से लेकर के 6371 तक, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आंतरिक कोर। तो इसी के साथ ही दोस्तों अपना ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इसके टेस्ट पेपर ऑर्गेनाइज करवा के इसका टेस्ट पेपर का लाइव सॉल्यूशन करवा देंगे। नेक्स्ट क्लास उसी की होनी है। और कल से अपन शुरू करेंगे पृथ्वी की महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। कल से अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। अपना अभी से ही क्या है, नया बैच शुरू हुआ है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और यूजीसी नेट का। जिस स्टूडेंट को क्लासें अच्छी लग रही हैं, चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, वो एक बार हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और भी या वहाँ वीडियो क्लासें पड़ी हैं उनका क्लासों को देखें। और जिस स्टूडेंट को भी बहुत ही डीपली, बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही विश्वसनीय अगर तैयारी करनी है तो आज ही हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और हमसे जुड़ें। हमारे एप्लीकेशन के ऊपर दोस्तों यूजीसी नेट, फर्स्ट ग्रेड और ज्योग्राफी ऑप्शनल तीनों के बैच चल रहे हैं, दोनों मीडियम में चल रहे हैं। तो आज अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ें, टेलीग्राम से जुड़ें, यूट्यूब चैनल से जुड़ें। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद दोस्तों। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि जिस स्टूडेंट को किसी चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है या व्हाट्सएप कर सकता है। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकता है 8094610611। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।